पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंग और ली के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें ली चंग को बुरी तरह घायल कर देता है। लेकिन चंग असल में घायल हुआ ही नहीं था। उसने एल्डर वैंग के अपराधी को पकड़ने के लिए ये ढोंग रचा था और वो उसमें सफल भी होता है। अंत में चंग के इशारा करने पर ली अपराधी जनरल को हराता है, इसीलिए जोंगे उसे चंग को घायल करने के लिए माफ कर देता है। फिर चंग कुछ समय बाद वैंग को भी ठीक कर देता है और वैंग आभार प्रकट करने के लिए माउंट हुआ सेक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद ली चंग को फिर से लड़ाई की चुनौती देता है और चंग भी खुशी खुशी चुनौती स्वीकार करके इस पार करने के लिए तैयार था। लेकिन लड़ते समय किसी वजह से चंग ली से गुस्सा हो जाता है और उसे घायल करते हुए एक सवाल का जवाब मांगता है। अब आगे चंग उसकी गिरबान पकड़ता है और उसे डराते हुए पूछता है कि उसने ये टेक्निक कहाँ से सीखी। मुंह से निकलते खून के साथ ली पूछता है कि क्या वो 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर स्वॉर्ड की बात कर रहा है। चंग दांत पीसते हुए बोलता है कि ये फालतू की बहानेबाजी उसके सामने कुछ काम नहीं आने वाली, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इस स्वॉर्ड आर्ट में माउंट हुआ सेक्ट का सार है। ये स्वॉर्ड टेक्निक 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम का एक स्ट्रोक इन्फिनाइट प्लम ब्लॉसम है। चंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम माउंट हुआ सेक्ट से भी खो चुकी है, तो वो इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ली उसका जवाब देने की जगह अपनी अभी की हालत देखते हुए सोचता है कि क्या उन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर है। वो चंग के ऑरा से बने शैतान को देखते हुए खुद से कहता है कि उसका शरीर शैतान के सामने कांप रहा है। ये सोचते समय उसकी आंखें ऊपर चढ़ने लगती है और वो सोचता है कि क्या वो मरने वाला है। कुछ समय बाद ली बेड पर अपनी आंखें खोलता है और उसके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी थी। आंखें खोलते ही वो खुद से कहता है कि वो नर्क पहुंचा या स्वर्ग। फिर वो अपने बगल में बैठे हुए चंग को देखता है तो उसे समझ आता है कि वो अभी भी जिंदा है। चंग उसके उठते ही पूछता है कि उसके शरीर के अंदर की चोट अब सही होने लगी है और जल्द ही वो ठीक भी हो जाएगा। फिर वो ली की तरफ गर्दन घुमाते हुए डरावनी नजरों के साथ बोलता है कि क्या ये साउदर्न एज सेक्ट की नई मार्शल आर्ट्स है। ली पसीने पसीने होता हुआ हाँ में जवाब देता है। चंग पूछता है कि इस स्वॉर्ड आर्ट को कौन सीखता है, तो ली जवाब देता है सेकंड क्लास डिसाइपल और उसके ऊपर के विद्यार्थी। चंग बोलता है कि इसका मतलब फर्स्ट क्लास डिसाइपल, सेकंड क्लास डिसाइपल और एल्डर्स इस टेक्निक को जानते हैं। तो ली बोलता है कि एल्डर्स ने इस टेक्निक को कभी नहीं सीखा। चंग इस बारे में सोचते हुए बोलता है कि अगर एल्डर ने इस टेक्निक को बनाया है तो उसने उससे नीचे यानी फर्स्ट क्लास डिसाइपल को सिखाया होगा। ये सोचकर चंग का खून खोल जाता है और वो कहता है कि जिसने इस टेक्निक को पूरा किया वो अब भी साउदर्न एज सेक्ट में ही है। चंग माउंट हुआ सेक्ट पर हुए हमले के बारे में याद करता हुआ सोचता है कि जब हेवनली डीमन सेक्ट माउंट हुआ सेक्ट में घुसा तो वहाँ के लोग बेबस थे, क्योंकि सभी एंडलेस ग्रेट माउंटेन में पहले से ही मारे गए थे। वहाँ सिर्फ बच्चे ही बचे थे। शायद तभी साउदर्न एज सेक्ट के लोग हीरो बनकर आए और माउंट हुआ सेक्ट की मदद करी। ये तो उन्हें करना ही था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो लोग अपने पड़ोसी सेक्ट की जरूरत के समय मदद न करने पर उनकी आलोचना करते। लेकिन परेशानी की बात यह है कि उनमें से कुछ ने ऐसा दिखाया कि वो मदद कर रहे हैं, जबकि वो माउंट हुआ सेक्ट की मार्शल आर्ट्स की किताबें चुरा रहे थे। अब तो उसे लगता है कि माउंट हुआ सेक्ट में आग हेवनली डीमन सेक्ट ने लगाई ही नहीं थी। 100 साल पहले उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर जियांगू को संकट से बचाया, लेकिन उन लोगों ने कर्ज चुकाने की जगह उनसे जानी दुश्मन की तरह बर्ताव किया। वो फिर से गुस्से के साथ कहता है कि अगर उनमें से कोई लालच के चलते रास्ता भटक भी गया तो भी सेक्ट का ये कर्तव्य है कि वो चीजों को सही करे। उनकी माउंट हुआ सेक्ट के मार्शल आर्ट से नया मार्शल आर्ट्स बनाने की हिम्मत कैसे हुई। फिर चंग खड़ा होते हुए ली से कहता है कि इस टेक्निक को मत सीखना। तो चंग अपनी हरकतें दिखाते हुए उसके सर पर जोर से घूसा मारता है और बोलता है कि जैसा उसने कहा वैसा करो। अभी तो वो बेचारा बेड से उठा तक नहीं और अपने चंग भाई ने उसे फिर से घायल भी कर दिया। फिर चंग उसे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें और साउदर्न एज सेक्ट के फाउंडेशन और टेक्निक्स के बारे में बताता है, जिसे सीधे शब्दों में कहे तो वो साउदर्न एज सेक्ट का होने की वजह से इसे पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाएगा। उसकी पेचीदा बातें ली को भी ज्यादा समझ नहीं आती। ये देखकर चंग अपना माथा पीटने लगता है और खुद से कहता है कि साउदर्न एज सेक्ट को अपनी ही शॉर्ट स्टाइल के बारे में कैसे नहीं पता। ऐसी चीजें आखिर उसे क्यों सिखानी पड़ रही है। तभी चंग के दिमाग में एक बात आती है जिसे सोचकर ही वो सहम जाता है। वो सोचता है कि क्या इन सब की वजह वो खुद हो सकता है। वो अक्सर ही साउदर्न एज सेक्ट के लोगों को आसानी से मारा करता था। ये सोचकर वो फिर से अपना माथा पकड़ते हुए बोलता है कि ये लोग कितने बड़े गधे हैं। जीतने के लिए मार्शल आर्ट्स नहीं बल्कि कौन कितना सक्षम है ये मायने रखता है। वो ली को देखते हुए सोचता है कि इसे ये सब समझाने का क्या मतलब, आखिर इसने ये सब शुरू थोड़ी ना किया है। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता देख ली उसे रोककर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन चंग बोलता है कि उसने अभी जो भी कहा सब भूल जाओ। आखिर ये उसकी जिंदगी है और उसे अपने एल्डर्स की सलाह माननी है या उसकी, ये सब तो उस पर ही निर्भर है। उसे ये खुद पता लगाना होगा कि उसकी ग्रोथ के लिए क्या बेहतर है। अचानक से चंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर ली चौंक जाता है। फिर वो सर झुकाकर चंग के सामने हाथ जोड़ता है और उसे रास्ता दिखाने के लिए उसका शुक्रिया करता है।
ये देखकर चंग मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद साउदर्न सेट की करतूतों को याद कर चंग का खून फिर से खौल जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा। उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। साउदर्न सेट, अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि चंग यंग को तुम्हारी काली करतूतों का पता चल चुका है। अब हम माउंट हुआ सेक्ट का सीन देखते हैं, जहां सायंग यूनजोंग चंग की चिट्ठी को मुट्ठी में तेज दबाते हुए गुस्से और डर में कहता है कि उसे यकीन है कि 7 दिन बीतने के बाद भी उसके वापस न आने की कोई अच्छी वजह जरूर होगी। वैसे भी वो ऐसा इंसान नहीं जो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। दूसरी तरफ गल के भी पसीने छूटे हुए थे और वो नाखून को दांत से चबाते हुए बोलता है कि वो वजह ऐसी होनी चाहिए जो सुनकर एल्डर्स भी मान जाए। सेक्ट लीडर ने अनगम को फिर से बुलाया था, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। दूसरी तरफ सेक्ट लीडर सभी एल्डर्स के साथ मीटिंग में बैठे थे। फाइनेंस और इकोनॉमी एजेंसी का लीडर ह्यून यंग चिल्लाते हुए बोलता है कि 7 दिन हो चुके हैं, एक 3rd क्लास डिसाइपल के इतने दिनों तक हाजिर न होने की हिम्मत कैसे हुई। वो सेक्ट लीडर से कहता है कि ये ऐसी चीज नहीं जिसे अनदेखा किया जाए। मार्शल हॉल का लीडर ह्यून सेंग उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए बोलता है कि वो बच्चा किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा। यंग गुस्से में बोलता है कि माउंट हुआ सेक्ट के अंदर उसे क्या हो जाएगा, और अगर कुछ हुआ भी है तो माउंट हुआ सेक्ट से बाहर जाना उसी की गलती है, वो उसकी चिंता क्यों करे। सेंग सेक्ट लीडर से बोलता है कि उन्हें पहाड़ों पर उसकी खोज करनी चाहिए। सेक्ट लीडर बोलता है कि ये संभव है, वो वहाँ हो सकता है। यंग सेक्ट लीडर पर फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि उसने उसे माउंट हुआ में अपनी मर्जी से घूमने की इजाजत दी ही क्यों। सेक्ट लीडर बोलता है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि यंग खड़ा होता है और सेक्ट लीडर की बात को काटते हुए बोलता है कि ये कोई बहाना नहीं है, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही रूल्स बनाए गए थे, इसीलिए उनका पालन करना ही चाहिए। क्या वो कुछ गलत कह रहा है। यंग पूरी तरह से बौखलाते हुए कहता है कि ये मुद्दा माउंट हुआ सेक्ट की पूरी फाउंडेशन को हिला सकता है। भला माउंट हुआ सेक्ट एक बच्चे को विशेष अधिकार कब से देने लगे। सेक्ट लीडर अब बहुत सुन चुका था और सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इससे आगे कुछ मत बोलना। ये सुनकर यंग वापस होश में आता है और कुर्सी पर बैठते हुए माफी मांगकर बोलता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर सेक्ट लीडर गहरी सांस लेते हुए सोचता है कि क्या उसने उस लड़के को लेकर गलत फैसला ले लिया। बोर्डिंग हाउस का एडवाइजर अनगम बोलता है कि वो अभी एक ग्रुप बनाकर उसे ढूंढने के लिए, उसकी बात पूरी होने से पहले ही कोई बाहर से चिल्लाता है कि वो वापस आ गया है। ये सुनकर सभी का ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है। सेक्ट लीडर दरवाजा खोलकर देखते हैं कि कौन वापस आ गया, तो उसकी नजर सामने किसी जंग को जीतकर आ रहे महाराजा की तरह आते हुए चंग पर जाती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। चंग को देखते ही सभी भागते हुए उसके पास जाते हैं, लेकिन यंग उन्हें रोकते हुए सेक्ट लीडर से कहता है कि उसे पता है सेक्ट लीडर उस लड़के की परवाह करते हैं, लेकिन उसे प्यार कर बिगाड़ना सही बात नहीं है। जैसे अच्छा काम करने पर इनाम देते हैं, वैसे ही कुछ गलत करने पर सजा देने से ही विद्यार्थियों को सही से बड़ा कर सकते हैं। अगर उसे आज सजा नहीं मिली तो उस लड़के को पता ही नहीं चलेगा कि उसने गलती करी है। सेक्ट लीडर जवाब में कहता है कि चिंता मत करो, वैसे भी सबसे ज्यादा वही ये चाहता है कि उस लड़के को सही से बड़ा किया जाए। अगर वो बच्चा सुरक्षित है तो आज से ही उसकी आजादी। उसके वाक्य पूरा होने से पहले ही अनगम उसे टोकता है और आगे आते हुए बोलता है कि इतना काफी नहीं होगा, उसे कम से कम 6 महीने के लिए पश्चाताप वाली जगह पर बंद करना होगा। ये सुनकर सेक्ट लीडर उसे समझाता है कि वो सिर्फ 3rd क्लास डिसाइपल है, तो अनगम कहता है कि अगर वो 2nd क्लास डिसाइपल होता तो वो और भी कड़ी सजा देता। वो कहता है कि जितनी बड़ी गलती उतनी ही बड़ी सजा। अगर सेक्ट लीडर ने ऐसा नहीं किया तो चंग की सजा वो खुद भुगतेगा। तो सेक्ट लीडर थोड़ा झिझकते हुए बोलता है कि क्या बाकी सभी भी यही सोचते हैं, तो सब एक साथ हाँ में जवाब देते हैं। ये देखकर सेक्ट लीडर कहता है कि ठीक है। फिर वो सभी चंग की ओर बढ़ने लगते हैं। चंग सेक्ट के दरवाजे से अंदर घुसता है और सभी की नजरें उसी पर थी। वहाँ सेक्ट लीडर को देखकर चंग उनका अभिवादन करता है। सेक्ट लीडर उससे पूछते हैं कि क्या उसकी माउंट हुआ को छोड़कर जाने की कोई खास वजह है। चंग हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। यंग उसे डांटते हुए कहता है कि अगर वो अच्छी वजह नहीं दे पाया तो सजा के लिए तैयार रहना। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है कि कृपया इस बच्चे को मत डांटो। यंग आवाज देने वाले की तरफ देखता है तो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि यून्हा मर्चेंट गिल्ड का लीडर एल्डर वैंग था। उसे देखते ही यंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सेक्ट लीडर भी चंग को भूलकर तेजी से वैंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि उन्हें एक हफ्ते पहले ही चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि उनकी तबीयत सही नहीं है, तो वो यहाँ कैसे। वैंग जवाब देता है कि ऐसा इस जवान टाओइस्ट की वजह से ही संभव हो पाया। सेक्ट लीडर ये सुनकर हैरान रह जाता है। वैंग आगे कहता है कि इस लड़के की वजह से ही वो और यून्हा मर्चेंट गिल्ड बच पाए हैं, इसीलिए उस पर गुस्सा मत करिए। ये सुनकर सेक्ट लीडर हैरानी से चंग की तरफ देखते हुए इस बात की सच्चाई को जानने की कोशिश करता है। चंग भी चंग की तरह हरकत करते हुए ही मुस्कुराता है और कहता है कि जैसा उसने कहा बिल्कुल वैसा ही है। सभी फिर कमरे में आ जाते हैं और चंग से पूछते हैं कि उसने एल्डर वैंग को कैसे ठीक किया। चंग अपनी बनाई हुई कहानी सुनाता है कि एक पेड़ है जिसे 5 येन प्लांट कहते हैं।
वो साधारण पौधे जैसे दिखता है, लेकिन उसमें बहुत खतरनाक जहर होता है। उन्हें ये पता ही होगा कि वो पहले भिखारी हुआ करता था। भिखारियों को जो मिले वो वही खा लेते हैं, इसीलिए वो कई बार जहर से पीड़ित हुए हैं। उसे एक बार खाने से ही इंसान लंबे समय के लिए बीमार पड़ जाता है और अंत में मारा भी जाता है। इसका इलाज बहुत से डॉक्टर्स को भी नहीं पता, लेकिन इसका इलाज बहुत आसान है। सिर्फ मूली के सूप से इस जहर से छुटकारा पाया जा सकता है। चैंग बोलता है कि उसने भी इसी तरह का कुछ सुन रखा है। ऐसा लगता है कि बेगर्स यूनियन को जहर की अच्छी जानकारी है। सेक्ट लीडर कहता है कि इसका मतलब चंग म्यांग सच बोल रहा है, और इस तरह सभी उसकी कहानी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ये देखकर चंग शैतानी हंसी के साथ खुद से कहता है कि उसने ये युद्ध के समय देखा था और ये सच ही है। अब अनगम अपने बोल बदलते हुए कहता है कि किसने सोचा था ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर ये सच है तो उसे सजा नहीं इनाम देना चाहिए। जबकि इसके परे अनम कहता है कि बेशक उसके इरादे सही थे, लेकिन सेक्ट लीडर के आदेश को ना मानना गंभीर अपराध है। सेक्ट लीडर कहता है कि उसका आदेश किसी की जान बचाने से ज्यादा जरूरी नहीं है। ये सुनकर अनम का भी मुंह बंद हो जाता है और वो सोचता है कि उसने पहले बोला और सेक्ट लीडर ने इस पर गुस्सा दिखाया, इसीलिए कोई भी एल्डर अब चंग की गलती के बारे में बात नहीं करेगा। इसका मतलब अनम चंग का भला ही चाहता था। फिर सेक्ट लीडर चंग के बगल में आकर बैठ जाता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि उसने अच्छा काम किया। अपने सर पर एक बूढ़े का हाथ देखकर चंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से की घूंट पीकर ही रह जाता है। ये बात खत्म होने के बाद वैंग वहाँ बैठे सभी से कहता है कि यूना मर्चेंट गिल्ड के ऊपर माउंट हुआ सेक्ट का बहुत कर्ज है, इसीलिए वो अपना आभार व्यक्त करने के लिए माउंट हुआ सेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है। ये बात सुनकर यंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आखिर वो ही फाइनेंस और इकोनॉमी एजेंसी का लीडर है, पैसों से जुड़े सभी काम उसे ही देखने हैं। वैंग आगे कहता है कि इन्वेस्ट से ज्यादा सही शब्द सपोर्ट करना होगा, क्योंकि इन्वेस्ट तब करते हैं जब किसी को फायदा चाहिए, लेकिन वो सिर्फ माउंट हुआ सेक्ट की मदद करना चाहता है। वो यूना मर्चेंट गिल्ड से एम्प्लॉयज भी लाया है, तो उन्हें ये बातचीत शुरू करनी चाहिए कि माउंट हुआ सेक्ट को किन किन चीजों की जरूरत है। ये सुनकर सेक्ट लीडर फूला नहीं समाता और लड़कियों की तरह शर्मा जाता है। साथ ही चंग को शुक्रिया भी कहता है। फिर वो कहता है कि अगर ऐसा है तो फाइनेंस और इकोनॉमी एजेंसी के लीडर को यहाँ रुकना चाहिए और बाकी सभी जाकर आराम कर सकते हैं। उसका आदेश मानकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आते समय सेंग और अनगम दोनों ही चंग को शाबाशी देते हैं और चले जाते हैं। मीटिंग रूम के अंदर हुआअम प्रेफेक्चर की परिस्थिति जानने के बाद वैंग कहता है कि वो हुआअम प्रेफेक्चर का इंचार्ज बनने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। सेक्ट लीडर उन शर्तों के बारे में पूछता है तो वैंग बोलता है कि पहली तो ये कि वो जितने भी पैसे कमाएंगे उन्हें सेव करने की जगह माउंट हुआ सेक्ट के विकास में लगाने होंगे, और दूसरी ये कि उन्हें 3rd क्लास डिसाइपल चंग म्यांग को फेवर दिखाना होगा। ये सुनकर सेक्ट लीडर सोच में पड़ जाता है और वैंग के जाने के बाद खुद से कहता है कि चंग को पहले से ही कई विशेष अधिकार मिले हुए हैं, इसके अलावा वो उसे और क्या दे सकता है। उसका ऐसा चेहरा देखकर सेंग बोलता है कि क्यों ना वो उसे उन मार्शल आर्ट्स को बाकियों से पहले सीखने दे जो उसने ही ढूंढे थे। वैसे तो वो उसने ढूंढने नहीं बल्कि खुद ही लिखे थे। सेक्ट लीडर ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि ये अच्छा सुझाव है, लेकिन यंग पैनी नजरों के साथ चिल्लाता है कि बिल्कुल नहीं। ये देखकर वो दोनों ही चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि यंग कभी किसी को विशेष अधिकार नहीं देने देगा। सेक्ट लीडर गहरी सांस लेते हुए बोलता है कि बताओ अब क्या परेशानी है। यंग वक्त, जज्बात, जिंदगी सब बदलते हुए बोलता है कि मार्शल आर्ट्स सीखने वालों के लिए मार्शल आर्ट्स कोई इनाम कैसे हो सकता है। यंग के मुंह से ये बात सुनकर उन दोनों की ही बोलती बंद हो जाती है और उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। यंग टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलता है कि ये कोई इनाम नहीं है। सेक्ट लीडर अचानक से हुए इस हृदय परिवर्तन को देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। यंग अचानक से चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी वजह से ही माउंट हुआ सेक्ट के पास पैसे आए हैं। नहीं, उसका मतलब उसकी वजह से ही एल्डर वैंग की जान बची है। ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। फिर वो कई बड़ी बड़ी बातें बोलना शुरू करता है। दरअसल ह्यून यंग फाइनेंस और इकोनॉमी एजेंसी का लीडर है और उसके अभी के व्यवहार की वजह इस जगह का पास्ट है। माउंट हुआ सेक्ट को पहले पैसों के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। सबकी पूरी कोशिशों के बाद भी उन्हें दिवाला होने से कोई नहीं बचा पाया था। सेक्ट का उस समय भी अपना सब कुछ ना खोने का कारण ह्यून यंग ही है, और अभी की परिस्थिति उसका वो सपना है जो वो हमेशा देखा करता था, और ये सब चंग की वजह से ही संभव हो पाया है। यंग का बोलना अब तक भी बंद नहीं हुआ था और वो गुस्से में पूरा लाल हो चुका था। वो कह रहा था कि बाकी सब सिर्फ खाना जानते हैं और पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं करते। तभी सेंग उसे पीछे से पकड़ता है और घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाता है, लेकिन जाते हुए भी उसका बोलना बंद नहीं होता और वो बोलता है कि उसे इनाम देना ही होगा, बड़ा इनाम, बहुत बड़ा इनाम। सभी उसका ये व्यवहार देखते ही रह जाते हैं, लेकिन अनगम और अनम भी उसकी बातों से सहमत थे। फिर वो तीनों चर्चा करते हैं कि वो चंग को क्या इनाम दे। दूसरी तरफ चंग और वैंग एक पहाड़ पर खड़े थे जहाँ से पूरा सेट साफ देखा जा सकता था। चंग वैंग से बोलता है कि उसकी एक्टिंग कमाल की थी, अब उसके माउंट हुआ सेट से संबंध और भी अच्छे हो जाएंगे। वैंग बोलता है कि उसकी एक्टिंग भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन उसे माउंट हुआ सेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सुनकर चंग चौंक जाता है तो वैंग कहता है कि उसे उस माउंट हुआ सेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं जिसमें चंग म्यांग ना हो।
ये सुनकर चंग बोलता है कि वो उसकी क्षमता को कुछ ज्यादा ही आंक रहा है। वैंग उसे देखते हुए बोलता है कि उसने अपनी सारी जिंदगी व्यापारी बनकर ही गुजारी है। अगर वो लोगों को समझने में कच्चा खिलाड़ी होता तो उसका व्यापार कब का ठप हो जाता। चंग हाथ पीछे करते हुए बूढ़े आदमियों की तरह बोलता है कि उसकी बात तो सही है, लेकिन जो ऐसी बातें करते हैं वो अंत में पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। वैंग कहता है कि अगर उन दोनों की मंजिल एक ही हो तो दोनों को साथ मिलकर चलना ही होगा। तो चंग कहता है कि बात तो उसकी सही है। ये सुनकर वैंग खुद से कहता है कि अब ये साफ हो गया कि उन दोनों की मंजिल एक ही है। माउंट वर्स एक्ट को सपोर्ट करने से यूनहा मर्चेंट गिल्ड के फायदा होने के अच्छे चांस है, लेकिन इस बच्चे के साथ ऐसा होने की गारंटी है। वैंग आगे बोलता है कि यूनहा मर्चेंट गिल्ड अपना सब कुछ लगाकर माउंट वर्स एक्ट का साथ देगा। इसका मतलब तो उसे समझ आ ही रहा होगा। चंग बोलता है कि हाँ, इसका मतलब वो साउदर्न एज सेक्ट को अपना दुश्मन बनाने वाले हैं, लेकिन वो इसके लिए अब कुछ ऐसी चीज तो नहीं मांगने वाला ना जिसकी उनके बीच कोई चर्चा नहीं हुई थी। अगर ऐसा है तो उससे बड़ा बेशरम इंसान कोई नहीं होगा। वैंग ये सुनकर ना में जवाब देता है और दोनों हंसने लगते हैं, जबकि वैंग मन में सोचता है कि ये कमीना बहुत जल्दी दिमाग पढ़ लेता है। और चंग सोचता है कि ये सच में एक व्यापारी है, इसका मेरा फायदा उठाने की हिम्मत भी कैसे हुई, जबकि बाहर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। फिर वैंग वहाँ से जाने लगता है तो चंग पीछे मुड़ते हुए कहता है कि क्या वो उसके लिए कुछ चीजों को पता लगा सकता है। जाते समय वैंग पीछे मुड़ते हुए दूर खड़े चंग को देखकर बोलता है कि वो उससे बहुत काम करवा रहा है, वो उसकी सोच को कभी नहीं पढ़ पाएगा। उसे तो लगता है कि चंग जो बचपना दिखाता है वो भी नकली है। खैर ये तो सच ही है, लेकिन अब उसे कौन बताए। वो सोचता है कि उसने एक ड्रैगन को ढूंढ लिया है। अगर वो इस जानकारी का सही इस्तेमाल करे तो यूनहा मर्चेंट गिल्ड को दुनिया का सबसे महान मर्चेंट गिल्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहाड़ से नीचे आने पर वो जोंग्यू से मिलता है और आपस में बात करने के बाद दोनों ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। चंग वैंग को जाता देख बोलता है कि इससे निपटना एल्डर से निपटने से भी कहीं मुश्किल था, और हो भी क्यों ना, उसने अपनी पूरी जिंदगी व्यापार की दुनिया में दूसरों से बातचीत और बहस करने में ही बिताई है। खैर अब उसने माउंट वर्स एक्ट को सबसे बड़ी अड़चन गरीबी से बाहर निकाल दिया है। अब मार्शल आर्ट्स पर ध्यान देने का समय आ चुका है। यूनहा मर्चेंट गिल्ड ने कुछ ही दिनों में हुआ प्रीफेक्चर के व्यापार को सही कर दिया। इस वजह से अब यंग लाफिंग बुद्धा की तरह हमेशा हंसता ही रहता है। कई सालों के बाद माउंट वर्स एक्ट के अंदर अब पानी की तरह शांति है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी भी शांति भरा समय नहीं आया, और वो है माउंट वर्स एक्ट के विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी अपनी पीठ पर बड़ी चट्टान के साथ पुशअप्स कर रहे थे। जाहिर है वो ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, बल्कि किसी महान इंसान के डर की वजह से कर रहे हैं। दो चट्टानों के ऊपर बैठकर चंग सभी से बस एक और बोले जा रहा था, जबकि बाकी सब बोल रहे थे कि क्या किसी के मरने के बाद ही ट्रेनिंग को रोकोगे। वहाँ कोई पूरी जान लगाकर एक्सरसाइज करने की वजह से आवाजें निकाल रहा था। चंग उसकी मेहनत को देखकर मुस्कुराता है और हम देखते हैं कि वो गल था। चंग जिन दो चट्टानों पर बैठा था, गल उसे ही उठाकर पुशअप्स कर रहा था। वो पूरी जी जान लगाकर ट्रेनिंग में लगा था। यून जोंग भी गल की इस ताकत को देखकर हैरान था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्होंने जब सुबह की ट्रेनिंग शुरू करी तो उसे लगा था कि वो बेकार ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि माउंट वर्स एक्ट तलवारबाजी का सेक्ट है। उन्हें स्पीड और फेंट्स की जरूरत है, ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ की। फेंट मतलब बनावटी आक्रमण, जैसे लड़ाई के समय ये दिखाना कि वो सर पर वार करने वाला है, लेकिन वो सर की जगह पैर पर वार करे। लेकिन उनका शरीर ताकतवर होने के साथ ही वो दोगुना तेज हो गए। इसी साफ देखी जाने वाली परिवर्तन की वजह से उन्हें ट्रेनिंग में मजा आने लगा। अतीत में जो लोग सुबह की ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार करते थे, वो रुककर और ट्रेनिंग करने लगे। लेकिन अब एक परेशानी भी है। वो दो लोगों को बॉडी चमकाते हुए देखकर बोलता है कि माउंट वर्स एक्ट अब पहाड़ी डाकुओं का अड्डा लगता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सायंग गल से पूछता है कि क्या चंग आज भी नहीं आया। गल बताता है कि वो कई दिनों से ट्रेनिंग पर नहीं आया है। वो दोनों ही सोचते हैं कि आखिर वो कहाँ हो सकता है, क्योंकि वो सोया भी नहीं रहता, वो सबसे पहले ही उठ जाता है। फिर उन्हें लगता है कि वो फिर से यूनहा मर्चेंट गिल्ड चला गया होगा। वैसे भी सब कुछ सही होने के बाद वो कई बार वहाँ जा चुका है। गल बोलता है कि उसने ये तो ध्यान दे ही दिया होगा कि सब अब पहले से ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन कितने। यून बोलता है कि सभी के एक साथ बढ़ने की वजह से ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन वो कम से कम दोगुना ताकतवर तो हो ही गए होंगे, क्योंकि उसे ये पता है कि वो अपने अतीत जैसे तीन को आसानी से हरा सकता है। तो गल कहता है कि इतना काफी नहीं है। ये सुनकर यंग चौंक जाता है। गल सीरियस फेस के साथ कहता है कि क्या उसे याद नहीं, कॉन्फ्रेंस जल्द ही आने वाली है, इसीलिए उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। यहाँ गल साउदर्न एज सेक्ट और माउंट वर्स सेक्ट के उस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है, जिसके बारे में ली ने चंग को पहली बार मिलने पर बताया था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो आपको ऊपर आ रहे आई बटन में मिल जाएगी। यून खुश होते हुए बोलता है कि उस कमीने चंग से उन्हें और ट्रेनिंग करने के लिए कहना होगा। अगली सुबह हम चंग को देखते हैं, जिसकी नींद रोज की ही तरह पूरी नहीं हुई, लेकिन वो सभी से पहले उठ चुका है। वो जंगल से गुजरते हुए किसी जगह पर अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, लेकिन वो ये ट्रेनिंग बाकी सभी से छुप के क्यों कर रहा है, ये चंग को भी नहीं पता। असल में वो बॉडी और स्वॉर्ड यूनिफिकेशन नामक एक टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार चलानी पड़ेगी।
उसने अपने अतीत में इसे कर रखा है, इसीलिए वो काफी हद तक इसे अब भी कर सकता है, लेकिन वो इसमें परफेक्ट नहीं है। इसीलिए वो अकेले में यहाँ आता है, क्योंकि वो सभी के सामने खुलकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसकी प्रैक्टिस वाली जगह पर पहुंचने पर वो आज वहाँ नए चेहरे को देखता है और सोचता है कि इतनी सुबह उसके अलावा वहाँ और कौन आया है। अब हम देखते हैं कि वो एक लड़की थी और वो भी किसी शॉर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी प्रैक्टिस देखकर लग रहा था कि उसे बहुत अनुभव है और वो एक अच्छी तलवारबाज है, क्योंकि वो तलवार को अपने इशारों पर नचा रही थी। उसके लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और हाथ में चमकती हुई तलवार थी, जिसमें वो काफी सुंदर दिख रही थी, जिसे देखकर चंग भी उसे देखता ही रह जाता है। वो उसे देखकर बोलता है कि कोमल लेकिन ताकतवर, चमकदार लेकिन सुंदर, दुर्बल लेकिन अटल शॉर्ट डांस और प्लम ब्लॉसम की तरह तलवार। चंग उसे प्रैक्टिस करते देख खुद से बोलता है कि उसे लगा था उसके अलावा कोई सेक के पुराने टेक्निक को नहीं जानता, लेकिन साक्षात उसके सामने कोई वो टेक्निक कर रहा है। तभी उस लड़की की नजर चंग पर पड़ जाती है और वो डरावनी लाल आंखों के साथ बिना मौका दिए चंग पर हमला कर देती है। जब तक चंग कुछ समझ पाता, लड़की की तलवार उसके गर्दन पर आ चुकी थी। वो खुद को ऐसी हालत में देखते हुए सोचता है कि एक बच्चे ने उसका पता लगा लिया। अब वो खुद को प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेड नहीं बोल सकता। वो सुंदर लड़की अपनी सुंदर आवाज में डराते हुए चंग से पूछती है कि वो कौन है। उसने उसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। चंग उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो वो पूछने वाला था। उसने अपनी 80 साल की पिछली जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी और चंग के पास इस जिंदगी में भी कोई मौका नहीं, क्योंकि वो अभी एक बच्चा जो है। उसके जवाब न देने पर वो लड़की चंग की गर्दन को हल्का सा काट देती है। चंग अपनी यूनिफॉर्म पर बने माउंट हुआ सेट के सिंबल की ओर इशारा करता है तो वो लड़की कहती है कि वो 3rd क्लास डिसाइपल लगता है, लेकिन उन्हें इस समय बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। चंग उससे कहता है कि उसे सेक्ट लीडर ने इजाजत दे रखी है। वो लड़की बोलती है कि सेक्ट लीडर भला एक 3rd क्लास डिसाइपल को इजाजत क्यों देंगे। चंग अपनी गर्दन से तलवार को हटाते हुए कहता है कि क्या उसे लगता है माउंट हुआ सेक्ट का डिसाइपल सेक्ट के नाम पर झूठ बोलेगा। लड़की अपनी तलवार को वापस म्यान में डालते हुए बोलती है कि जो भी हो, दूसरों की ट्रेनिंग देखना सख्त मना है। चंग बोलता है कि वो कल तक यहाँ रोज ट्रेनिंग करा करता था, वो ही अचानक से आज आ गई और अब दोष भी उसी पर डाल रही है। तो वो कहती है कि फिर उसे पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था। जवाब में चंग बोलता है कि अगर वो किसी नए इंसान को सुनसान जगह पर देखेगा तो ये जानने की कोशिश तो करेगा ना कि वो कौन है। उस लड़की के पास अब और कोई जवाब नहीं था और वो गुस्से में अपने होठ काटती है और अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेती है। चंग ये देखकर हंसते हुए सोचता है कि ये शब्दों के मामले में कमजोर है, इसकी तलवार तो तेज है लेकिन जुबान नहीं। अब वो लड़की अपना परिचय करवाते हुए कहती है कि वो माउंट हुआ सेक्ट की 2nd क्लास डिसाइपल यू इसियोल है, इसीलिए वो उसकी सीनियर हुई। सीनियर सुनकर चंग चौंक जाता है और सोचता है कि उसे इस बारे में पहले किसी ने नहीं बताया। उसे सोच से बाहर निकालते हुए यू बोलती है कि क्या उसने सुना नहीं, वो उसकी सीनियर है, चलो अब उसका अभिवादन करो। ये सुनकर चंग चिढ़ जाता है, लेकिन खुद को शांत कराते हुए सोचता है कि ये अभी जवान है और उसका अभिवादन करने लगता है। ये देखकर वो लड़की संतुष्ट होकर वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि वो सेक्ट लीडर से उसके बारे में पूछेगी और अगर उसने झूठ बोला होगा तो इसके परिणाम के लिए भी तैयार रहना। उसके जाने के बाद चंग सोचता है कि उसे अब नई ट्रेनिंग ग्राउंड को ढूंढना पड़ेगा। कुछ देर बाद डाइनिंग रूम के अंदर चंग सभी को देखते हुए यून से पूछता है कि इन्हें क्या हुआ। यून बताता है कि उन्होंने सुना है उनके सीनियर्स वापस आ रहे हैं। तो चंग पूछता है कि उनके वापस आने में क्या कोई परेशानी है। यून बताता है कि वो सभी माउंट हुआ सेट छोड़कर छुपकर ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर छुपकर ट्रेनिंग करने की सुविधा नहीं है। चंग बोलता है कि ये तो खुशी की बात है, तो इन सबका चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या सीनियर्स इन्हें बुली करते हैं। यून उसके मुंह से ये बात सुनकर उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोलता है कि नहीं, वो उन लोगों की तरह नहीं जो दूसरों को मारे। गल बताता है कि ये कॉन्फ्रेंस की वजह से है। ये एक मार्शल आर्ट्स कंपटीशन है जिसमें माउंट हुआ सेक्ट और साउदर्न एज सेक्ट जमा होकर ये चर्चा करते हैं कि उन्होंने पूरे साल क्या हासिल किया। इसमें दोनों सेक्ट के विद्यार्थियों के बीच मुकाबला भी होता है, लेकिन उसे मुकाबला ना कहकर पिटाई कहना ज्यादा सही रहेगा। अब चंग को कुछ समझ आता है और वो बोलता है कि अगर एल्डर्स ने आपस में लड़ाई करी तो बात बढ़ सकती है, इसीलिए वो 3rd क्लास डिसाइपल और 2nd क्लास डिसाइपल के बीच मुकाबला करवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इतने समय से उनसे एक तरफा पिटते आ रहे हैं। यून हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि इसीलिए सीनियर्स ट्रेनिंग करने के लिए गए थे ताकि उन्हें फिर से शर्मिंदा न होना पड़े। लगता है ये चंग का मूड सही से पढ़ नहीं पाया, तभी अभी तक उसके बगल में बैठा हुआ है। चंग खुद को रौद्र रूप में आने से रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है कि वो साउदर्न एज सेक्ट के खिलाफ लड़ाई करने वाले हैं। उसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल जाता है। अगर कोई बच्चा उसे अभी देखे तो रात में सो भी ना पाए। वो टेबल पर जोर से मुक्का मारते हुए बोलता है कि माउंट हुआ सेक्ट के कमजोर होने के बाद ये मुकाबला होने लगा, जिसका उसके समय में कोई अस्तित्व तक नहीं था। वो बोलता है कि माउंट हुआ सेक्ट की स्थिति कितनी भी बेकार क्यों ना हो, वो उन्हें इसके लिए अच्छा सबक सिखाए बिना नहीं मानेगा। चंग उन दोनों से पूछता है कि क्या वो कमीने सीनियर्स गुप्त ट्रेनिंग से वापस आने के बाद उन्हें हरा सकते हैं। साहियांग बताता है कि वो इस समय कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, उनका जीतना काफी मुश्किल है।
जबकि गल का ध्यान चंग द्वारा लिए गए सीनियर्स के लिए सम्मानित शब्दों पर था। चंग पूरे जोश और गुस्से में खड़ा होते हुए चिल्लाता है कि अगर ऐसा है तो थर्ड क्लास डिसाइपल को उन्हें हराना होगा। फिर वो भाषण देते हुए बोलता है कि बड़े भाइयों, तुम जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार होना, चाहे तुम्हें जहर पीना पड़े या तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए या फिर तुम्हें मरना ही क्यों ना पड़े, तुम सभी को साउदर्न एज सेक्ट को गंदी नाली के कीड़ों से भी बदतर हालात में वापस भेजना होगा। चिंता मत करो, मैं चंगम्यंग तुम्हें जिताकर ही दम लूंगा। अब ये कहा नहीं जा सकता कि इस भाषण के बाद वो साउदर्न एज सेक्ट के आने से ज्यादा उदास होंगे या चंगम्यंग की नई ट्रेनिंग से। दूसरी तरफ मीटिंग रूम के अंदर अनम सेक्ट लीडर से बोलता है कि कुछ सेकंड क्लास डिसाइपल हुआम प्रेफेक्चर पहुंच गए हैं और बाकी भी जल्द ही पहुंच जाएंगे, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस 6 महीने बाद होने वाली थी वो अभी क्यों हो रही है। सेक्ट लीडर बोलता है कि साउदर्न एज सेक्ट की चिट्ठी आई थी और वो कॉन्फ्रेंस इसी समय करना चाहते हैं। अनम चिंता करते हुए बोलता है कि माउंट हुआ सेक्ट ने अभी सही रास्ते पर चलना शुरू किया है। अगर इस साल का रिजल्ट भी पिछली बार की तरह ही रहा तो उसे डर है कि जो बच्चे अब उम्मीद की किरण देखने लगे हैं उनकी मानसिकता वापस लूजर्स वाली हो जाएगी। सेक्ट लीडर कहता है कि उसे क्या लगता है, उसे ये बात पता नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ करा और बच्चों को पता चल गया कि वो साउदर्न एज सेक्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा। ये सुनकर अनम बोलता है कि उसे माफ कर दो, वो ढंग से सोच नहीं पाया। वो कड़ी ट्रेनिंग के बाद वापस आ रहे हैं तो वो उनके लिए पार्टी का इंतजाम करता है। बोर्डिंग हाउस में गल चंग से पूछता है कि क्या वो जीत सकते हैं, तो चंग कहता है कि अभी नहीं। गल बोलता है कि लेकिन वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, तो चंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल। वो अपने दोनों हाथों से थोड़ी सी जगह बनाते हुए बोलता है कि लेकिन सिर्फ इतने। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि वो तो मजाक कर रहा था, उनकी ग्रोथ इससे ज्यादा है। ये सुनकर वो दोनों चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता था उनकी ग्रोथ इतनी कम नहीं हो सकती। चंग फिर से हाथ से जगह बनाता है और नाक के बराबर हाथ से और जगह बनाते हुए कहता है कि वो इतने ताकतवर हो चुके हैं। ये देखकर गल चिल्लाते हुए बोलता है कि वो क्या बकवास कर रहा है, उन्होंने रोज मरते दम तक ट्रेनिंग करी है और वो अपने अंदर बड़ी शक्तियों को साफ महसूस भी कर पा रहा है। तो चंग बोलता है कि कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद उसे और क्या अपेक्षा थी। एक पौधा जरा सा बड़ा होने पर पेड़ नहीं बनता, उसे पौधा ही कहते हैं। चंग उन्हें देखकर सोचता है कि इनकी ग्रोथ सच में डराने वाली तो है, लेकिन ये अब भी पहले के माउंट हुआ सेट के बराबर नहीं है। अगर गल का सामना सही विरोधी से हुआ तो ही वो जीत पाएगा और सायंग यूनजोंग को उससे भी आसान विरोधी चाहिए होगा, और बाकियों के बारे में तो बात करना ही बेकार है। गल पूछता है कि फिर उन्हें जीतने के लिए क्या करना होगा, तो चंग कहता है कि उन्हें और ट्रेनिंग करनी होगी। यूनजोंग बोलता है कि 15 दिनों में उनका मुकाबला है, भला इतने समय में वो क्या कर लेंगे। अब चंग हंसते हुए बोलता है कि उसने इसीलिए बोला था कि बनने के लिए तैयार रहूं। अगली सुबह या रात को सभी विद्यार्थी ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं और बातचीत करते हैं कि आज उन्हें आधी रात में क्यों बुलाया गया है, क्या ये ट्रेनिंग पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। फिर वो सोचते हैं कि अगर ऐसा है भी तो भी ठीक है, क्योंकि इससे रिजल्ट की गारंटी है। तभी वहाँ चंग आता है और पूछता है कि क्या सभी वहाँ आ गए। जोंग हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि जैसा उसने बोला था उसने सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया है। इतना सुनने के साथ ही चंग असली तलवार बाहर निकालता है। ये देखते ही सभी आपस में बात करने लगते हैं। कोई बोलता है कि क्या ये असली तलवार है, तो कोई बोलता है कि उसे ये कहाँ से मिली, जबकि चंग बोलता है कि ये उनका नया ट्रेनिंग मेथड है। लगता है साउदर्न एज सेक्ट का नाम सुनने के बाद चंग के दिमाग ने सही से काम करना बंद कर दिया है, और उसका चेहरा देखकर मुझे अब कोई शक भी नहीं है। वो शैतानी चेहरे के साथ बोलता है कि इस मेथड में उन्हें सिर्फ एक बार मरना होगा। चंग का चेहरा देखकर और उसके मुंह से निकले शब्द सुनकर सबके पसीने छूट जाते हैं और किसी की उससे आंखें मिलाने की हिम्मत तक नहीं होती। चंग पागलों की तरह बर्ताव करते हुए बोलता है कि अपनी आंखों के सामने वो उन्हें साउदर्न एज सेक्ट से हारते हुए नहीं देख सकता। वो उन्हें साउदर्न एज सेक्ट से हारते हुए देखने की जगह उन्हें मारना पसंद करेगा। गल उसे शांत करवाते हुए कहता है कि अगर वो उनकी जीतने में मदद कर सकता है तो वो उसकी सभी बात मानेंगे, लेकिन मरने से उसका क्या मतलब है। चंग कहता है कि सबसे पहले कोई आगे आओ। उसका ये कहते ही धमाल मूवी की तरह सभी पीछे खिसक जाते हैं और गल सोचता है कि ऐसे समय में वो आगे कैसे आ जाता है। गल फिर आगे जाता है तो चंग कहता है कि सच कहूँ तो वो पहले से ही काफी ताकतवर है, उनकी अभी तक की ट्रेनिंग व्यर्थ नहीं थी। तो गल बोलता है कि उसने तो कहा था कि उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। चंग इस बात से भी मना नहीं करता, तो गल पूछता है कि सही से बताओ वो ताकतवर है या नहीं। चंग उन्हें समझाता है कि वो पहले कमजोर होने की वजह से हारे थे, उनका शरीर अब मजबूत तो हो चुका है लेकिन उनकी हरकतें वैसी ही है। अब चंग उससे एक सवाल पूछता है कि बताओ उन्होंने तलवार बाजी क्यों सीखी। गल खुद से कहता है कि माउंट हुआ सेक्ट में तलवार के जरिए शरीर पर कंट्रोल पाकर एनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए, लेकिन ये सामने खड़ा इंसान इस जवाब को तो नहीं जानना चाहता, इसीलिए गल बोलता है कि अपने विरोधी से जीतने के लिए। ये जवाब सुनकर चंग बहुत खुश होता है, लेकिन बोलता है कि वो आधा सही है। वो गल के हाथ में एक लकड़ी की तलवार फेंकते हुए बोलता है कि उन्हें समझने के लिए उससे स्पार करना होगा।
चंग गल को असली तलवार दिखाते हुए बोलता है कि वो इस तलवार को ऊपर से नीचे की ओर चलाएगा। ये सुनकर गल का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो सोचता है कि बेशक उसके खिलाफ जीतना नामुमकिन है, लेकिन वो अगर तलवार को सिर्फ ऊपर से नीचे चलाने वाला है तो इतना सोचकर वो बोलता है कि उसके पास असली तलवार है तो वो उसे काटेगा तो नहीं ना। चंग झूठी आंखों के साथ बोलता है कि बिल्कुल नहीं। उसकी ऐसी आंखें देखकर गल बुरी तरह से डर जाता है। फिर गल कहता है कि पहला हमला वो करेगा और लंबी छलांग के साथ वो चंग पर हमला करने को तैयार हो जाता है। उसने चंग द्वारा दिए गए सारे दर्द को याद कर लिया था और फॉलिंग पेटल स्वॉर्ड नामक टेक्निक से तेजी से चंग पर हमला करता है। चंग आसानी से उससे बच जाता है, लेकिन गल वही नहीं रुकता। उसकी आंखें अब खून की प्यासी हो चुकी थी और वो पूरी तरह से जोन में जा चुका था। वो अपने पैर में काय जमा करता है और उर्सा मेजक स्टेप नामक टेक्निक से बिजली की रफ्तार से चंग की तरफ बढ़ता है। उसके पास जाते ही वो फिर से पेटल स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है। चंग उसके कॉम्बिनेशंस को देखकर प्रभावित होता है। गल उस पर एक के बाद एक हमला करता ही जा रहा था, लेकिन चंग सभी से बचता जा रहा था। उनकी इस बैटल को देखकर जोंग बोलता है कि चंग कुछ समय पहले ही सेक्ट में आया है, इसलिए उसने पहले कभी चंग को लड़ते नहीं देखा। वो उसे देखकर घबराते हुए सोचता है कि वो इस हैवान के सामने कितने समय तक टिक पाएगा। गल बार बार हमला करने के बाद अब थकने लगा था और सोचता है कि 1 इंच वो हर बार 1 इंच से चूक जाता है। ऐसा लगता है कि चंग को पता है वो अगला हमला कहाँ करने वाला है। वो अकेलेपन में खोता हुआ सोचता है कि उसने इतने समय से मरते दम तक ट्रेनिंग करी और वो उसे छू तक नहीं पा रहा। क्या वो सिर्फ इतना ही कर सकता है? गल अपनी ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी स्वॉर्ड में काय जमा कर लेता है। ये देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सभी कहते हैं कि गल स्वॉर्ड काय का इस्तेमाल कर रहा है। गल अपने जोन में पूरी तरह से खो चुका था और स्वॉर्ड काय के साथ तुरंत ही चंग पर हमला कर देता है। चंग उससे बच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो हमला इतना ताकतवर था कि वो जहां से भी गुजरा अपने निशान बनाता चला गया और हमले का अंत सामने की दीवार को पूरी तरह नष्ट करने के साथ हुआ। ये देखकर सभी की आंखें फट जाती है, लेकिन चंग को ये देखकर कुछ हो गया था। वो खुद पर ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं कर पाया या फिर इसकी कोई और वजह थी, लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि उसके हाथ में असली तलवार है और बिल्कुल सीरियस होते हुए अपनी तलवार हवा में उठाते हुए कहता है कि उसकी कहानी अब खत्म हुई। इसके साथ ही चंग गल की कहानी को खत्म कर देता है। आखिर चंग को अचानक से क्या हो गया? क्या गल उसके वार से बच पाया या मारा गया? ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और अगर आपको इसके पहले के एपिसोड देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी या आपको कुछ ही देर में प्लेलिस्ट स्क्रीन पर भी दिख जाएगी। तो चलिए अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। आज के लिए अलविदा।